हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11। मैं योगिता सिंह, योर हिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 10 है आपका मूल निवासियों का विस्थापन। इससे पहले हमने औद्योगिक क्रांति पढ़ी थी, जिसमें हमने औद्योगिक जीवन के बारे में हमने पढ़ा था। उसे औद्योगिकरण से जो है लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारा जो है मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासी यानी कि जो वहाँ के रहने वाले मूल लोग होते हैं उनको बोलते हैं, और विस्थापन का मतलब वहाँ से उनको हटाया जाना। तो ये जो समस्याएं आई हैं, क्यों आई हैं, क्या ऐसा कर रहा है जहाँ कि मूल निवासियों को वहाँ से विस्थापित कर दिया गया, इस चैप्टर में हम जो है इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो है हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में हमने दक्षिण अमेरिका में स्पेनी पुर्तगाली उपनिवेशीकरण के इतिहास में पढ़ा था। 18वीं सेंचुरी से दक्षिण अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप में आए अप्रवासी बसने लगे थे। बाहर से लोग आने वाले लोग बसने लगे थे। इस प्रक्रिया ने वहाँ के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर कर दिया था। क्यों? यूरोपीय लोगों को ऐसी बस्तियों को क्या कहते थे? कॉलोनी कहा जाता है, उपनिवेश कहा जाता था। जब यूरोप से आए उपनिवेशों के बाशिंदे यूरोपीय पर मातृ देश में स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आकर बस गए। आज भी यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक हैं और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या जो है काफ़ी कम है। वे शहरों में मुश्किल ही नज़र आते हैं और ये लोग भूल गए कि कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था। और यह भी है कि कई नदियाँ शहरी इत्यादि के नाम देसी नामों से बने हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल, व कनाडा में सस्काचेवान, ऑस्ट्रेलिया में वोल्गवन और पराम्पता। तो ये थोड़े देसी नाम से जो है ये नाम लिखे गए हैं। 20वीं सेंचुरी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की पाठ्यपुस्तक में बताया जाता था कि किस तरह यूरोपवासियों ने उत्तरी और दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज करी और उनमें यहाँ के मूल बाशिंदों का शायद ही कभी जिक्र होता हो, सिवाय ये बताने के लिए यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया जो है वो काफ़ी दुश्मनी वाला था। पर 1840 के दशक में अमेरिका में मानव विज्ञानियों ने उन पर अध्ययन आरंभ कर दिया। बहुत बाद में 1960 के दशक में मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयान करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखे गए इतिहास और कथाकृतियों को पढ़ना संभव है। इन देश में जाने वाले लोग वहाँ के संग्रहालयों में देसी कला की दीर्घ आदिवासी जीवन शैलियों को दिखलाने वाले संग्रह भी देखे जा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बना है। अब हम बात करते हैं यूरोपीय साम्राज्यवाद। स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का 17वीं शताब्दी के बाद विस्तार नहीं हुआ। तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड में दूसरे देशों ने अपने व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना जो है शुरू कर दिया था। आयरलैंड में भी कमोबेश इंग्लैंड का उपनिवेशी था, क्योंकि वहाँ बसे हुए ज़्यादातर भूस्वामी अंग्रेजी थे। 18वीं सेंचुरी से ये बात साफ दिखने लगी थी कि यद्यपि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया था उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थीं। दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाकों का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और बहुत समय में कर वसूल करते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खाद्यान्नें खुदवाई और बड़े बड़े बागान स्थापित कर दिए। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर बाकी शेष पूरे अफ्रीका के यूरोपीय लोग जो है सभी जगह समुद्र तटों पर ही व्यापार करते थे और 19वीं सेंचुरी के आखिर दौर में वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके और इसके बाद जो है यूरोपीय मुल्क के बीच अपने उपनिवेशी के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। सेटलर को बोलते हैं आबादकार। ये जो शब्द है दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए किया गया। डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है।
आबाद का यानी आकर बस जाना। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी में, कनाडा को छोड़कर यहाँ पर फ्रांसीसी में एक राजभाषा है। अब यहाँ पर देखिए नई दुनिया के देशों को यूरोपवासियों द्वारा दिया गया नाम। जैसे अमेरिका है तो पहली बार अमेरिगो वेस्पुकी का यात्रा विवरण छपने के बाद प्रयुक्त हुआ था ये नाम। और कनाडा है, ये कनाडा से निकला है ना। और 1535 में खोजी जाक कार्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक इरोक्विट्स की भाषा में कनाडा का मतलब था गाँव। ऑस्ट्रेलिया महान दक्षिण महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम, लैटिन में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते थे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया रखा गया। न्यूजीलैंड हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया ये नाम है, जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा था। डच भाषा में समुद्र को जी कहते हैं, इसलिए न्यूजीलैंड रखा गया। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक जो है ये फैला हुआ है। अगर आप मैप पे देखेंगे तो इस तरह ये फैला हुआ है। पथरीले पहाड़ियों की श्रृंखला के पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि है यानी मरुस्थल है। थोड़ा और पश्चिम से सियरा नेवाडा पर्वत है। पूर्व में ग्रेट मैदानी इलाके हैं, ग्रेट झीलें, मिसिसिपी ओहियो के अपलाचिया पर्वतों की घाटियाँ हैं। दक्षिण दिशा में मैक्सिको है। कनाडा का 40% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। कई क्षेत्रों में तेल और गैस के खनिज संसाधन हैं, जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं। आजकल कनाडा में गेहूँ, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मछली पालन का जो उद्योग है एक बहुत बड़ा उद्योग है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 सालों में यूरोप, अफ्रीका और चीन के प्रवासियों के हाथों में हुआ है। लेकिन यूरोपवासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे। मूल निवासी की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले हुए भूमि सेतु के रास्ते एशिया में आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे दक्षिण की तरफ बढ़ गए थे। अमेरिका से मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक है जो 11,000 साल पुरानी है और तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई तब वहाँ पर जो है आबादी बढ़नी शुरू हो गई थी। ये लोग जो नदी के घाटी पर के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे, सब्जियां तथा मक्की उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्रा पर जाया करते थे और मुख्य रूप से जो है इन्हें बाइसन यानी जंगली भैंसे की तलाश थी जो घास के मैदानों में घूमते थे। जब इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी तो वे घोड़े स्पेनी आबादकारियों से खरीदते थे, लेकिन वे उतने जानवरों को मारते जितना कि उन्हें भोजन के लिए जरूरत होती थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए वे अपने केंद्र दक्षिण अमेरिका की तरह आशाई और साम्राज्य का विकास नहीं किया। इलाकों को लेकर जो है काबिलों के बीच में जो है काफ़ी लड़ाई झगड़ा रहता था, पर कुल मिलाकर ज़मीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था। वे ज़मीन पर अपनी मिल्कियत की कोई ज़रूरत को महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन के ही आशय से जो है वो संतुष्ट थे कि कितना हमें खाना मिल जाए या हमें रहने की जगह मिल जाए। उन पर नियंत्रण का कोई भी झगड़ा नहीं था। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। चीज़ें उन्हें खरीदने के बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे थे। वे कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े पहनते थे, बुनते थे और धरती को पढ़ सकते थे। जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वे उसी तरह समझ सकते जैसे कि पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं। इसके बाद जो है 17वीं सेंचुरी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि वहाँ के स्थानीय लोगों की व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी से भरी हुई है। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत जो वहाँ की सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे, ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आते थे और जिसमें उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिली।
थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। उनका मकसद क्या था कि ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में बनते थे, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान करना जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं थी। स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपीय लोग वहाँ के बाशिंदों का कंबल, लोहा के बर्तन, वे कभी कभी अपनी मिट्टी के पात्रों की जगह इस्तेमाल करते थे, बंदूकें और क्या बोलते हैं शराब भी देते थे। वे वहाँ के बाशिंदों का पहले शराब से परिचय नहीं था और वे जल्दी ही इसकी आदत के वे शिकार भी हो गए थे, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित है, क्योंकि वहाँ पर जो है व्यापार के लिए शर्तें थोपने के समक्ष बनाया गया था और यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण कर ली थी। अब हम बात करते हैं पारस्परिक धारणाएं। 18वीं सेंचुरी में पश्चिम के यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी जो हैं काफ़ी असभ्य लगते थे। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जो जैक्स रूसो जैसे कुछ यूरोपीय के ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे, क्योंकि वे सभ्यता की विद्वता से अछूते थे। इसके लिए एक प्रचलित पद था उदात्त उत्तम जंगली या द नोबल स्वेज। एक दूसरा नज़रिया अंग्रेज़ी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में था। वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने वर्णन किया था कि वे जंगलों में रहते हैं, कल्पना शक्ति के पास उनके पास भाषांपन करने, उन्हें ऊंचा उठाने, पुरस्कृत करने के अवसर बहुत कम है, जिसका मतलब है कि प्रकृति के निकट रहने वाले की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। मूल बाशिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती के रूप में लाए गए उपहार थे। दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल और माल थे जो उन्हें मिलते थे, जिन्हें उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। इन बेची जाने वाली चीज़ों के दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल जो है बदलते रहते थे। मूल निवासी इसे साझा नहीं कर सकते थे, उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का ज़रा भी बोध नहीं था। उनके लिए यह सब पहले की तरह था कि यूरोपीय व्यापारी इनकी चीज़ों के बदले कभी तो बहुत सारा सामान देते थे और कभी तो बहुत ही कम देते थे। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर बहुत दुखी होते थे। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्हें सैकड़ों उद्बिलाओं को हलाल किया जाता था और मूल बाशिंदे इसकी काफ़ी विचलित थे। उन्हें डर था कि जानवर उनके इस विध्वंस का बदला लेंगे। शुरुआत में आए यूरोपीय लोग जो कि व्यापारी थे, वे पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए गए। फिर 17वीं सेंचुरी से यूरोपीय लोग कुछ समूह ईसाईयत के भिन्न भिन्न संप्रदाय में ताल्लुक़ रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे। उसमें क्या था कि कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट या फिर प्रोटेस्टेंटवाद को राजधर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथोलिक, उनमें से बहुतों के यूरोप छोड़ दिया और कुछ ने नई जिंदगी शुरू करने के लिए जो है वो अमेरिका चले गए। तो जब तक वे खाली ज़मीनें थी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे जो है अंदर मूल निवासियों के गांव में और बड़े उन्होंने जंगलों की सफाई करे, लोहे के औजारों का इस्तेमाल करा ताकि खेती की जा सके। जो मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगलों को देखते थे तो उनकी निगाह में अलग अलग चीज़ें आती थी। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान करी जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थी, जो उन्होंने नहीं देखी थी। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्का की खेती के लिए विचार आते थे। जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों तथा यूरोपीय लोगों के आबाद था। मूल निवासी जो अपनी ज़रूरतों के लिए फसल उगाते ना कि बिक्री और मुनाफे के लिए, और वे ज़मीन का मालिक बनने को गलत मानते थे। इसी बात को ही नहीं समझ सकते थे। यही चीज़ उन्हें जेफरसन की निगाह में जो है असभ्य लगती थी। तो बच्चों आज हमने यहाँ तक कर लिया है पेज नंबर 7 तक। तो ये है आपका पेज नंबर 220 तक हमने कर लिया। 290 तक हम पढ़ चुके हैं और अगला जो चैप्टर है, अगली जो हम वीडियो देखेंगे वो हम 220 से स्टार्ट करेंगे। तो आप 290 तक जो है पेजेस को पढ़ेंगे और वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।